हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एसएसटी का सितंबर 2016 का सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है इसका। इसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। पूर्वाग्रह होता है मतलब जो धारणा पहले से बनी हुई है, तो उसको कहते हैं हम पूर्वाग्रह। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा। ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ऑन डायमेंशंस ऑफ सोशल रियलिटी। तो सोशल रियलिटी के आयामों पर जब हम एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे तो उससे जो पहले बनी हुई जो धारणा है उसे हम वास्तविकता से जोड़कर उसे हम दूर कर सकते हैं, जो पूर्वाग्रह किसी के भी मन में है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो देखें वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये नहीं होगा। विद्यार्थी को दंडित करना भी नहीं होगा। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा तो ये भी नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअल आंसर पता भी नहीं है तो भी आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छा रहता है किसी भी आंसर तक पहुंचने के लिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्लीज डेफिनिशंस, परिभाषाएं, विजुअल मटेरियल्स मतलब दृश्य सामग्रियाँ। तो ये हमसे पूछा गया है किस चीज़ के लिए? सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय बेस्ट रहेंगे। तो देखिए, हम डेफिनिशंस को कभी भी हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। डेफिनिशंस तो हट जाएंगी। तो अगर हम बी ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो बी हो जाएगा इसमें से ये एक ऑप्शन को छोड़कर सभी है, तो बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के थ्रू हम इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं, व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्रियाँ। तो परिभाषाएं हटा देंगे तो हमें वैसे भी आंसर मिल जाएगा इजीली। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत मतलब जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनका क्या उपयोग है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसका हमें बताना है आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमने सीखा है पूरे चैप्टर में उसे हम कितना समझ पाए हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों सक्षम बनेंगे। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विद्यार्थी जो चैप्टर में जो भी आंसर होगा उसका वो अपने शब्दों में उसे व्यक्त कर पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और समग्र वस्तु के बारे में प्रत्यास्मरण होता है, रिकॉल करना। रिकॉल होता है जो भी हमारी पहले जो हमने बात सीखी थी, भूली हुई कोई बात कह सकते हैं, या पहले की कोई घटना है उसको फिर से याद करना, रिकॉल करना। तो सेकंड ऑप्शन हम बिल्कुल इसमें करेक्ट कह सकते हैं। इसके लिए आकलन के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, आकलन का जो उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान का विकास कैसे हुआ, हम एकदम से तो हम इस युग में नहीं आ गए हैं, थोड़ा पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, भौतिक और सामाजिक, अभी इसको होल्ड पर रखते हैं इस ऑप्शन को, तो पहला तो हो गया है सही। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, तो सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और सी किस में है, ये है सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। तो अभी हमें देखना है, बी ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की समझने में, गतिविधि को समझने में, तो इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड के बारे में हम जानकारी नहीं लेते हैं इतिहास से, तो ये हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कार्य योजना मतलब प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो प्राथमिक स्रोत के बारे में हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, नहीं है हमसे पूछा गया है। तो प्राथमिक स्रोत के बारे में आपको बता दूं, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी घटना का कोई वर्णन करे या कोई अपने सामने की कोई भी बात बताए, जैसे हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट हैंड जो जानकारी होती है किसी इंसान द्वारा, वो पहली बार वो घटना देखी जा रही है, सुनी जा रही है, तो उसको हम कह सकते हैं प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्सेस, उसे हम कह सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेस इसमें अगर हम देखें तो कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा मौखिक इतिहास, क्योंकि इतिहास तो पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन अगर अब उसे कोई और सुनाता है तो ये सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि हिस्ट्री तो पहले लिखी जा चुकी है, तो अब ये होगा सेकेंडरी सोर्स। मतलब अब हम हिस्ट्री से सोर्स ले रहे हैं और हम उसे अब किसी और को बता रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम कोई घटना देखता है या कोई आंखों देखी कोई चीज़ होती है, उसको हम कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स में वो आती है, फर्स्ट हैंड नॉलेज हम कह सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। सीधे सीधे हमें एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताना है। तो अगर हम देखें लास्ट वाले 3 इसमें शामिल हैं, इसके अलावा अर्थशास्त्र भी शामिल है, तो 4 हो गए हैं सब्जेक्ट। इसके अलावा मनोविज्ञान ये इसमें शामिल नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। संदर्भों में रहने वाले 2 व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे, तो जब विभिन्न संदर्भों में 2 व्यक्तियों की स्थिति का कोई वर्णन किया जाता है, तो विद्यार्थियों को किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षक को, देख लेते हैं ऑप्शंस इसमें। पहला है इसमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, तो बिल्कुल नहीं, जाति वर्ग लिंग विभेद नहीं करेंगे हम। उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य पर्यक निर्णय करें, मेक वैल्यू जजमेंट्स अबाउट द कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय करें, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। 6 to 8 की बात कर रहे हैं हम, तो सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन कौन सा करता है इसमें से, तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। अगर अब बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, तो एसएसटी में इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है
किसी भी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग, गहराई से सोचना, उसकी तह तक जाना, वो कहते हैं ना जड़ तक पहुंचना, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। गहराई से सोचना, बहुत ही एनालाइज करना किसी चीज़ को, तो ये हम कह सकते हैं विवेचनात्मक सोच के लक्षण होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लक्षण होते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल सही वर्णन करता है और इस शब्द का एसएसटी में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, परस्पर आदर। तो ये मानव मूल्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप जानते ही हैं जो हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसमें हर कोई चाहता है कि उसका आदर हो। आप भी चाहते हैं और कोई भी होगा वो यही चाहेगा कि मेरा समाज में आदर हो। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा कि जो समाज के व्यक्ति हैं उनको सामाजिक आधार पर समान महत्व दिया जाए, तो परस्पर आदर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगी सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ही सही जानकारी मिल पाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पाई किसे कहते हैं। पाई आरेख मतलब पाई चार्ट, पाई डायग्राम किसे कहते हैं। तो वैसे तो ये गोल बनाना था, हम इससे बना सकते हैं इस तरह से। अभी अगर पाई चार्ट है तो अब इसमें हम क्या करते हैं, डिवीज़न कर देते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज दर्शाना होता है इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10% है, यहाँ पे 15% है, तो इस तरह से हम इसमें करते हैं, दर्शाते हैं कोई भी विषय सामग्री को। अब जैसे हम इसे 45% हम मान लें, तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। ये होता है पाई डायग्राम। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा? इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा जलाशयों का वितरण। जलाशयों का वितरण रहेगा, क्योंकि किसमें कितनी मात्रा है पानी की वो हम दर्शा सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेहतरीन ऑप्शन रहेगा इसके लिए, जलाशयों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो ये है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट रिलेवेंट टू टीचिंग ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एट क्लास 6 लेवल? तो अगर इंग्लिश टर्म्स पर आप गौर करें तो यहाँ पर रोटेशन दिया हुआ है। रोटेशन मतलब होता है पृथ्वी का घूर्णन, लेकिन यहाँ पर हिंदी में गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हमारे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही सही मानते हैं। तो परिक्रमण के बदले हम कर देंगे यहाँ पर घूर्णन। यहाँ पर घूर्णन हो जाएगा, हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है, ये माना जाएगा घूर्णन। तो रोटेशन ऑफ अर्थ पूछा है, रोटेशन के लिए बेहतर रहेगा ग्लोब। ग्लोब क्यों बेहतर रहेगा? ग्लोब पर आपने देखा होगा हम पृथ्वी को घुमा सकते हैं उसकी धुरी की तरह, बिल्कुल जैसे वो धुरी पर घूमती है, तो इस तरह से हम ग्लोब पर उसको घुमा सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर ऑप्शन इसमें ग्लोब रहेगा। अगर हमसे पूछा होता परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन का, इसमें हिंदी में तो लिखा हुआ है लेकिन हिंदी का हम सही नहीं मानेंगे, हम इंग्लिश वाली टर्म को ही सही मानेंगे। अगर हमसे रेवोल्यूशन पूछा होता, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूछा होता, तो उसके लिए होता चार्ट, क्योंकि चार्ट पर हम दर्शा सकते थे उसको किस तरह से पृथ्वी घूमती है। तो इसके लिए तो ग्लोब अच्छा रहेगा रोटेशन के लिए। रोटेशन मतलब घूर्णन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो बेहतर ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट रहेगा।
दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा के लिए सही विषय को चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं लिंग समानता किसमें है। अगर हम इसमें गौर करें तो फर्स्ट है श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए बी दोनों प्रासंगिक हैं। अगर हम लिंग समानता के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इसके इन दोनों के बारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं और इसमें हम बता सकते हैं कि श्रम की महत्वता दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही काम करेंगे, महिलाएं भी काम कर सकती हैं इस तरह के। और गृह व्यवस्था के बारे में भी, गृह व्यवस्था होम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो होती हैं वो दोनों की ही होती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो दोनों की ही, मैन और वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गृह व्यवस्था की भी। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल प्रासंगिक रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि विद्यार्थी इतिहासकारों के समान सोचें, बिल्कुल उनकी तरह सोचें, तो कौन सी विधि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। इसके लिए उपयुक्त रहेगी परियोजना विधि, मतलब प्रोजेक्ट मेथड। क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में हम क्या होता है, विद्यार्थियों को कोई भी काम करने के लिए दे देते हैं तो वो उस पर खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद ही खोज करते हैं जो भी उन्हें करनी होती है और खुद ही चीज़ों को पता लगाते हैं। तो ये सबसे बेहतर विधि रहेगी प्रोजेक्ट मेथड, मतलब परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। द बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी टू। तो फैक्ट्री को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो किसी किसी बुक में इसका फोर्थ ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी हम कुछ उसके बारे में ही बताएंगे, किस तरह से कार्य प्रणाली होती है फैक्ट्री की। तो उससे बेहतर ही तो यही रहेगा कि उसकी कारखाने की यात्रा ही आयोजित की जाए, जिससे बच्चे सामने से ही देखकर उन चीज़ों को समझ लें कि किस तरह से कार्य प्रणाली उसकी है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स ऑन द ऋग्वेदा एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ऋग्वेद के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो ये तो गलत है। ये लिखा गया था 1200 ईस्वी पूर्व। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ए गलत है और बी और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ऋग्वेद आप जानते हैं कि प्राचीन सबसे वेद है ये। 1200 ईस्वी पूर्व इसकी रचना हुई थी। 1000 से अधिक इसमें प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहते हैं, और इसमें 3 देवता प्रमुख हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। तो सोम एक पौधा है जिससे खास कोई पेय पदार्थ बनाते थे लोग, और लैंग्वेज इसकी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। मुनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। तो मुनाकी जो पर्वत है ये हवाई द्वीप में स्थित है, एक आइलैंड है, और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है, लेकिन ये समुद्र के अंदर है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है इतना बड़ा, मतलब इतनी हाइट का हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। तो ये कौन से महासागर में मिलता है, ये मिलता है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में है ये, और ये एक सुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब कि
सुप्त ज्वालामुखी होता है, जो कि अब जिसमें ज्वालामुखी से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं है, काफ़ी टाइम पहले होती थी, अब नहीं है, अब बिल्कुल शांत है वो। विनय पिटक नहीं, शांत तो होता है, बिल्कुल शांत जो हो जाता है। सुप्त मतलब अभी उसमें फ़िलहाल कोई ज्वालामुखी वाली प्रक्रिया हो नहीं रही है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो विनय पिटक क्या है? ये एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें कि बौद्धों के नियम इंक्लूड हैं, ये हम कह सकते हैं। और जो विनय पिटक है ये त्रिपिटक का एक अंग है, ये हम कह सकते हैं। त्रिपिटक जो है उसमें 3 बौद्ध ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो ये उनमें से एक है विनय पिटक। पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द पटवारीज? मतलब उनकी देखरेख कौन करता है, उनके कार्य वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन पर नज़र कौन रखता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये करता है तहसीलदार। तो तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े हुए मामले सुने जाते हैं। और पटवारी को काम होता है भूमि की नाप या रिकॉर्ड रखना, और फसल कौन सी पैदा हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी ज़मीन पर कितनी ज़्यादा उत्पादन हुआ, ये सब रिकॉर्ड रखने का काम भी पटवारी का होता है। और पटवारी पर नज़र रखने का काम होता है तहसीलदार का। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेगालिथ्स? तो इसके बारे में कौन सा सही कथन है, ये हमें बताना है। इसमें हो जाएगा 4th ऑप्शन, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो महापाषाण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, महा मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा होता था, और ये पत्थर, बड़ा पत्थर, बहुत ही विशाल आकार का पत्थर को हम कहते थे महापाषाण। तो इसको क्या किया जाता था, जब किसी को दफनाया जाता था पहले प्राचीन काल में, तो इसको चिन्हित करने के लिए रख दिया जाता था। जैसे अब तो समाधियाँ बन जाती हैं, तो इस तरह से चिन्हित करने के लिए महापाषाण का यूज़ किया जाता था। तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स? भूकंपीय तरंगे कौन सी नहीं है? ये होंगी 3rd ऑप्शन में पोताश्र तरंगे, मतलब हार्बर वेव्स। बाकी जो हैं, बाकी सब आपकी भूकंपीय तरंगे हैं, पृष्ठीय, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। जो नहीं है वो है पोताश्रय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट के बारे में भी अक्सर आ जाता है इसमें एग्जाम में। तो एडुसेट है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपग्रह होते हैं 2 टाइप्स के, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक होते हैं चंद्रमा जैसे उपग्रह, और मानव निर्मित होते हैं इस तरह के, जैसे ये एडुसेट बनाया गया है। तो ये फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट है एडुसेट। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा जीवमंडल या जैव मंडल कह सकते हैं, इंग्लिश में बायोस्फीयर। तो ये पृथ्वी के परिमंडल का एक भाग है। परिमंडल में ये बाकी भी आपके आते हैं, बाकी भी भाग ये परिमंडल के ही हैं, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। अब जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है ये होता है बायोस्फीयर, मतलब जीवमंडल, जहाँ पर जीवों के रहने के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती हैं, जहाँ पर जीव अनुकूलन कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से
व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जीने की सारी दशाएं मौजूद होती हैं। पृथ्वी होती है, जल, हवा, ये सब चीज़ें उपस्थित होती हैं। भारत का दक्कन पठार जो बेस्ट है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सेकंड ऑप्शन, बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत ये आ जाएगा। बहिर्वेदी आग्नेय शैल, दक्कन का पठार। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? खनिज निक्षेप मतलब मिनरल डिपॉजिट्स की मात्रा कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पठारों में। पठारों में ही बहुत सारे खनिज आपको मिल जाएंगे, ये कोयला वगैरह ये सब, या फिर बाकी जो खनिज होते हैं वो सब आपको पठार के अंदर ही मिलते हैं। तो आप जैसे देखें इंडिया में, तो इंडिया साउथ में काफ़ी सारे आपको खनिज मिलेंगे। जो ये दक्कन का पठार है ये काफ़ी रिच सोर्स माना जाता है इन सब चीज़ों के लिए, खनिजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र होता है उसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और फिर वो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है। सेकंड ऑप्शन है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हमें कोई नेता पसंद नहीं आता, मतलब वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता है और हमारे हित में नीतियाँ नहीं बनाता है, तो हम उसे 5 साल बाद चुनाव होते हैं उसमें हम उसे बदल सकते हैं, मतलब दूसरा नेता हम चुन सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो चारबाग एक शैली का नाम है मुग़ल काल की, तो इस शैली से बाकी तीनों इमारतें बनी हुई हैं। ये शैली इसमें अप्लाई नहीं की गई है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में, बाकी में की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं हमसे पूछा है। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस तरह से काम करती है, तो ये हमें बताना है। पंचायती राज प्रणाली में क्या होता है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक राज्य है हमारे देश में, उनके पंचायतों के संबंध में अपने ही कानून होते हैं। उस पर केंद्र सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, या केंद्र सरकार के कोई नियम अप्लाई नहीं होते हैं, वो खुद ही अपने कानून बनाते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत सी पंचायतों में रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं वो चलती आ रही हैं, और कुछ पंचायतों में सुधार भी हुआ है। तो इसीलिए है वो, क्योंकि राज्य अपने खुद के कानून बनाते हैं वो पंचायतों के संबंध में। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मतलब कबीर। तो इसमें पंचवानी और बीजक में कबीरदास जी के विचार संरक्षित हैं, जो कि इनके शिष्यों ने किए थे, क्योंकि कबीरदास जी पढ़ना नहीं जानते थे, तो इन्होंने मौखिक रूप से ही अपने शिष्यों को सुनाए थे कविताएं और विचार अपने, और इनके शिष्यों ने इनमें संरक्षित किए थे इनके विचार। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर नहीं, इसी के सेकंड पार्ट में
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।